हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग जानेंगे कैनोनिकल एसओपी क्या होता है, नॉन कैनोनिकल एसओपी क्या होता है, कैनोनिकल पीओएस क्या होता है, नॉन कैनोनिकल पीओएस क्या होता है और हम लोग किस तरीके से नॉन कैनोनिकल एसओपी को कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम लोग नॉन कैनोनिकल पीओएस को कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट करते हैं, कार्डिनल फॉर्म क्या होता है। इन सब टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं कैनोनिकल एसओपी क्या होता है। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कल मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट का सम जो होता है वो एसओपी होता है। यानी कि प्रोडक्ट का सम मतलब मिन टर्म्स के सम को एसओपी कहा जाता है। यानी कि मिन टर्म्स जितने भी स्टेप होते हैं हमारे, उनके सम को हम लोग एसओपी कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई एसओपी क्या है, मिन टर्म्स का सम, यानी कि सम ऑफ मिन टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसओपी कहते हैं। और पीओएस क्या होता है, पीओएस होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैक्स टर्म्स, यानी कि मैक्स टर्म के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। और एसओपी कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ मिन टर्म्स। अब कैनोनिकल एसओपी क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। अगर मैं एसओपी की बात करूं, जैसे सपोज मिन टर्म्स में क्या होता है, कोई एक मैंने एसओपी इक्वेशन लिखा। सपोज मैंने ये एसओपी इक्वेशन लिखा ए बी सी बार, ये हो गया एक मिन टर्म हो गया। मिन टर्म का सम होता है एसओपी, तो फर्स्ट मिन टर्म ये होगा। सेकंड मिन टर्म मान लीजिए मैंने ए बी लिखा। थर्ड मिन टर्म मैंने लिख दिया ए बी और सी, ये लिखा। फोर्थ मिन टर्म में इसमें एक और ऐड कर लेता हूँ, सपोज मैंने लिखा ए बी बार, ये हमारा हो गया एसओपी इक्वेशन। ऐसे पीओएस इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पीओएस इक्वेशन। तो पीओएस इक्वेशन क्या होगा हमारा, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे लिखा। पीओएस क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म में सपोज मैंने लिखा ए बार प्लस बी और डॉट हो गया बी बार प्लस सी। तो एक मैंने एसओपी इक्वेशन ये लिख लिया है और एक मैंने पीओएस इक्वेशन लिख लिया है। अब इसको हम समझ लेते हैं ये कैनोनिकल है कि नॉन कैनोनिकल है। तो कैनोनिकल होता क्या है, देखिए, इन दिस फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल लिटरल्स, यानी कि इसमें हर प्रोडक्ट टर्म, जैसे प्रोडक्ट टर्म मेरे पास कितने हैं भाई, फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म ये है, यानी कि फर्स्ट मिन टर्म ये है, सेकेंड मिन टर्म ये है, थर्ड मिन टर्म मेरे पास ये है, फोर्थ एंड लास्ट मिन टर्म मेरे पास ये है। अब ये जो मिन टर्म है पूरा, तो हमें क्या देखना होता है कि कैनोनिकल का मतलब है इन दिस फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल लिटरल्स, यानी कि इसमें हर टर्म में सारे लिटरल्स अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि सारे का मतलब है जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हों। जैसे पूरे इक्वेशन में मेरे पास तीन तरीके के लिटरल, तीन तरीके के वेरिएबल हैं। फर्स्ट का नाम है ए, सेकेंड है बी, थर्ड है सी। अब वो बार के साथ हैं या बिना बार वाले हैं वो कुछ इश्यू नहीं होता है, बस हमें तीनों वेरिएबल हर टर्म में मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं देखता हूं तो चलिए तीनों वेरिएबल मेरे पास हैं, ए बी है, सी बी भी है और सी भी है। लेकिन सेकंड टर्म में क्या है, मेरे पास सी मिसिंग है। अगर आप इस वाले टर्म को देखेंगे सेकंड वाला, इसमें सी मिस है। थर्ड कंप्लीट है, फोर्थ वाले में क्या मिस है, फिर से सी मिस है। यानी कि ये जो होगा ये कैनोनिकल एसओपी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन कैनोनिकल एसओपी। यानी कि एसओपी इक्वेशन है बट कौन सा है, नॉन कैनोनिकल है। तो कैनोनिकल क्या होता है, जब पूरी एसओपी इक्वेशन के हर टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल होते हैं तो उसे हम लोग कैनोनिकल एसओपी कहते हैं। तो यही सेम कंडीशन है, इन दिस फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल लिटरल्स, यानी कि इस फॉर्म में, यानी कि एसओपी फॉर्म में हर प्रोडक्ट टर्म में या हर मिन टर्म में सारे लिटरल्स अवेलेबल होने चाहिए। सो दीज प्रोडक्ट टर्म्स आर मिन टर्म्स, यानी कि प्रोडक्ट के टर्म जो है ये मिन टर्म्स हैं। Hence canonical SOP form is also called as sum of min term form, यानी कि मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई कैनोनिकल एसओपी क्या है, सम ऑफ मिन टर्म्स है। लेकिन हमको ध्यान ये भी रखना होगा सम ऑफ मिन टर्म्स तो है,
लेकिन कैनोनिकल कब होगा, जब हर मिन टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल होंगे, तभी वो कैनोनिकल होगा। तो फिलहाल अभी के केस में जो इक्वेशन मैंने ये बनाई है, ये है नॉन कैनोनिकल। इसको हम लोग नॉन कैनोनिकल एसओपी इक्वेशन कहेंगे। कैनोनिकल एसओपी इक्वेशन क्या होती है, जैसे सपोज जब इसमें थर्ड वाला मिसिंग वेरिएबल कौन है, सी, तो सी हम ऐड कर दें, चाहे बार के साथ करें चाहे बिना बार के साथ करें, तो अब ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें भी क्या मिस है, सी, तो मैंने बिना बार के साथ यूज करो चाहे बार के साथ यूज करो, तो ये अब कैनोनिकल हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब हर टर्म में सारे वेरिएबल आपके अवेलेबल हैं, यानी कि ऑल लिटरल्स आर अवेलेबल इन ईच मिन टर्म। अब ए बी सी तीनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, इसमें भी देखिए ए बी सी तीनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, इसमें भी देखिए तीनों वेरिएबल अब अवेलेबल हो गए ए बी सी, और इसमें भी तीनों वेरिएबल अवेलेबल हो गए हैं। अब ये मिन टर्म का सम है, और किस फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में, यानी कि अब ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। लेकिन जब कोई भी टर्म अगर मिसिंग होगा तो तब कैनोनिकल नहीं होगा, तब क्या होगा, नॉन कैनोनिकल होगा। जैसे अब कैनोनिकल पीओएस क्या होता है, ठीक है, से पीओएस क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैक्स टर्म है। तो हमें ध्यान रखना होगा हर मैक्स टर्म में सारे वेरिएबल अगर अवेलेबल हैं तो कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन है वो। तो पहले वाले में क्या है, ए और बी है, ठीक है, सी मिसिंग है। सेकंड में क्या है, ए मिस है, यानी कि ए नहीं है हमारे पास में, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा नॉन कैनोनिकल पीओएस हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, नॉन कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन कहलाएगा अभी के केस में। अब इसको कैनोनिकल बनाना है तो हम कैसे करें भाई, ए बार प्लस बी, अब क्या मिस है, सी है, तो सी को चाहे बार के साथ लिखे या बिना बार के लिखे, तो फिलहाल सी अवेलेबल होना चाहिए, तो ए बी सी तीनों हो गए। डॉट, सेकंड में क्या मिस है, ए प्लस बी बार प्लस सी। अब ये कैनोनिकल हो गया, क्योंकि अब देखिए हर पार्ट में जो है ये कैनोनिकल पीओएस कहलाएगा, क्योंकि अब हर पार्ट में सारे लिटरल्स अवेलेबल है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों हो गए अवेलेबल। सेकेंड वाले टर्म में अगर मैं बात करूं, ए है, बी है, सी है, तो अब ये कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो कैनोनिकल मतलब होता है, चाहे वो एसओपी के फॉर्म में कैनोनिकल हो या पीओएस के फॉर्म में कैनोनिकल हो, तो कैनोनिकल का मतलब ये है कि हर टर्म में सारे लिटरल्स या वेरिएबल्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर सारे वेरिएबल अवेलेबल है पूरी एक्सप्रेशन में हर टर्म में, तो कैनोनिकल एक्सप्रेशन होगी। अगर सारे वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो वो नॉन कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट हैंड नोटेशन कार्डिनल फॉर्म हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होता है, उसी को कार्डिनल फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन को हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन में अप्लाई कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, राइट शॉर्ट हैंड नोटेशंस फॉर द फॉलोइंग मिन टर्म्स, यानी कि कुछ मिन टर्म दिए गए हैं, इसको हमें शॉर्ट हैंड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसका आसान तरीका कैसे होता है, देखिए मेरे पास जितने भी टर्म अवेलेबल है मिन टर्म, फर्स्ट मिन टर्म है एक्स वाई जेड, सेकेंड मिन टर्म क्या है, एक्स बार वाई जेड बार, ये सेकेंड मिन टर्म हमको दिया गया है। थर्ड मिन टर्म क्या दिया गया है, एक्स बार वाई एंड जेड, ये थर्ड मिन टर्म होगा। अब मिन टर्म को शॉर्ट हैंड डेजिग्नेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें क्या काम करना होगा, इसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं एक्स वाई जेड मिन टर्म में, आपको ऑलरेडी मालूम है कि बार लगता है किसके ऊपर, जीरो के ऊपर बार लगता है, और जहां पे बार नहीं होता उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड 3 बिट का ये नंबर है हमारा, तो इसमें तीनों पे बार नहीं है, यानी कि तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, वाई की वैल्यू भी 1 होगी, और जेड की वैल्यू भी क्या होगी, 1। क्यों? क्योंकि बार नहीं लगा। अगर बार लगा होता तो वहां पे क्या होता, जीरो। जैसे यहाँ पे x के ऊपर बार लगा है तो यानी कि x की वैल्यू क्या है, जीरो होगी। y के ऊपर बार नहीं है तो यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। फिर z के ऊपर बार है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो x के ऊपर बार लगा है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, जीरो। y के ऊपर बार नहीं लगा तो y की वैल्यू 1, z के ऊपर बार नहीं लगा तो z की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब ये हमारा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ये बाइनरी वैल्यू हमने लिख दिया है। अब 3 बिट में क्यों लिखा, क्योंकि जो वेरिएबल्स हमारा 3 बिट वाला है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बाइनरी वैल्यू को डेसिमल इक्विवेलेंट पे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 111 होता है 7 का, डेसिमल वैल्यू 7 होती है, ठीक है।
और उसके अलावा आपका 0 1 0 2 की वैल्यू होती है और 11 जो होता है 1 1 ये 3 की वैल्यू होती है, यानी कि 3 डेसिमल फॉर्म पे ही होगा। अब जैसे कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 111 को 7 क्यों लिखा। देखिए मेरे को ऑलरेडी पता है तो मैंने लिखा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको नंबर सिस्टम वीडियो मेरा जो है उसको देखना होगा। अगर आप उसको देखेंगे तो पूरा आपको सारे कन्वर्जन, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ऐसे तमाम कन्वर्जन्स उस वीडियो के अंदर हमारे कवर किए गए हैं। आप उसको देखेंगे तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो अभी के केस में मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ कि 111 है, जैसे सपोज ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, हम प्लेस वैल्यू स्टाइल से कर लेते हैं। तो पहले हमने बेस लिखा, जिसको कन्वर्ट करना होता है बेस उसका लिखते हैं, बाइनरी को कन्वर्ट करना है तो बेस बाइनरी का 2 हो गया, 2 आ जाएगा। अब पावर क्या लिखेंगे, 0। 0 क्यों, ये 0 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 है, तो 2 पावर 0 इंटू जिससे हम लेके आए उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम इसको सेकंड वाले को करते हैं। देखिए अब पावर पहली बार 0 था, सेकंड के लिए पावर क्या हो जाएगा 1, 2 पावर 1 इंटू 1, यानी कि 2 पावर 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम थर्ड वाले को अगर इसको करते हैं तो अब पावर एक और बढ़ जाएगी, फर्स्ट टाइम 0 था फिर 1 था, अब की बार क्या होगा 2 पावर 2 इंटू 1, यानी कि क्या होगा 4, 4 इंटू 1 4। अब तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं 4 2 6 1 7, यानी कि 111 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या बना 7। ऐसे मैं 0 1 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सेम वही तरीका होगा, पावर 0 हो जाएगी, फर्स्ट टाइम 0 से लेके आए तो 2 पावर 0 1, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। सेकेंड वाला हम इससे लेके आते हैं, पावर 1 हो जाएगी, 2 पावर 1 इंटू 1, यानी कि 2 पावर 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर हम इससे थर्ड वाले से करते हैं। देखिए पावर एक बढ़ेगी, 2 पावर 2 इंटू 0, यानी कि 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इस तरीके से अगर आप ये जो तरीका है इससे अगर आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब सपोज हमको इसको आगे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो मिन टर्म होता है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी मिन टर्म होगा शॉर्ट एंड डेजिग्नेशन में या कार्डिनल फॉर्म में मिन टर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डेसिमल वैल्यू होती है वो सब स्क्रिप्ट में नीचे चली जाती है, यानी कि m10, सॉरी यहाँ पे 7 है डेसिमल वैल्यू, तो मैं इसको 7 लिख लेता हूँ। तो डेसिमल वैल्यू को सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिख लेते हैं और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मिन टर्म को। फिर इसके बाद m से, और डेसिमल वैल्यू क्या है 2, ये नीचे चला जाएगा सबस्क्रिप्ट में। फिर हमारा क्या होगा, स्मॉल m से हम मिन टर्म पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और डेसिमल वैल्यू क्या है 3। ये आ गया फाइनल। अब हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए f सपोज मैंने एक आउटपुट वेरिएबल लिख लिया और इसके अंदर जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो क्या है x y z, तीन वेरिएबल हमारे पास थे। तो इनपुट वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऐसे शो कर देंगे। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि हमारे इस एक्सप्रेशन में जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो 3 वेरिएबल्स हैं और फर्स्ट का नाम है x, सेकंड y, थर्ड z इक्वल। अब हम मिन टर्म को यानी कि एसओपी एक्सप्रेशन को अगर हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो यहाँ सिग्मा का यूज किया जाता है, तो सिग्मा हो जाएगा और अंदर हम क्या लिख लेंगे, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ बाय डिफॉल्ट लिख लिया जाता है। वैसे तो लिखें किसी भी फॉर्म में, चाहे हम पहले m7 m2 m3 लिखें ठीक होगा, लेकिन जनरली क्या होता है लोअर से अपर की तरफ लिख लिया जाता है। तो m2 फर्स्ट टाइम लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा कौन है m3, फिर उसके बाद कौन है m7। तो ये हो गया। अब इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं f x, y, z, तीन वेरिएबल हो गए, सिग्मा सीधे हमने 2, 3, 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है जिसको हमने शॉर्ट हैंड नोटेशन में मिन टर्म को कन्वर्ट किया है। सेकंड एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे अभी पिछली बार क्या था, पिछला वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो 3 वेरिएबल्स का था, अभी 4 हो गए। तो मैं उसको लिख लेता हूँ a बार, b बार, c, d। ये फर्स्ट टर्म मिन टर्म हमको दिया गया है, सेकेंड मिन टर्म दिया गया है ए बी सी बार
डी बार, ये सेकेंड मिन टर्म में। बस लिखते टाइम हमें ध्यान रखना होगा, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी एंड डी थर्ड मिन टर्म हो गया। फोर्थ एंड लास्ट मिन टर्म है ए बार बी सी बार एंड डी। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, 4 बिट्स का वेरिएबल है, तो मैं 4 ए की वैल्यू क्या है, 0 है क्योंकि बार लगा है, तो 0 0 1 1, यानी कि ए के ऊपर बार है तो 0 हो जाएगा, बी के ऊपर बार है तो 0, सी की वैल्यू के ऊपर बार नहीं है तो 1, डी के ऊपर बार नहीं है तो 1। इसी तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे 1 1 0 0। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, चारों पे बार नहीं है तो चारों की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर फर्स्ट पे बार है तो 0, सेकंड पे बार नहीं है 1, फिर बार है 0, फिर ये आ जाएगा 1। तो ये होगा हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज। ठीक है, ये जो मिन टर्म्स दिए गए हैं उनका बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। डेसिमल में ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ, तो ये 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो होता है 1100 12 की वैल्यू होती है। फिर क्या आता है, ये 15 की वैल्यू होती है, और लास्ट वाला जो होता है 5 की वैल्यू होती है। अब ये ऑलरेडी मेरे को कंफर्म है तो इसलिए मैंने लिखा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कन्वर्ट करना आपको बताया, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आपको उसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेना होगा। अब फाइनल अगर मैं इसको लिखता हूँ तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, M3, क्योंकि जो डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होती है सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है M3। ये वाला हो जाएगा M12, नेक्स्ट हो जाएगा M15, लास्ट वाला होगा M5। अब हमको इसको लिखने हैं तो क्या लिखें, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी इक्वल सिग्मा। लोअर से अपर की तरफ लिखेंगे तो फर्स्ट क्या है, M3 कॉमा M5 कॉमा M12 उससे बड़ा, और लास्ट वाला M15, ये आ गया। फिर इसको अगर हम लिखते हैं एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल सिग्मा 3 कॉमा 5 कॉमा 12 कॉमा 15। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस बार क्या है, अब हमको मैक्स टर्म को कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट हैंड नोटेशन या शॉर्ट हैंड डेजिग्नेशन में कन्वर्ट करना है मैक्स टर्म को। पिछले दो क्वेश्चन में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, हमने मिन टर्म को शॉर्ट हैंड डेजिग्नेशन में कन्वर्ट करा था। अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मैक्स टर्म को शॉर्ट हैंड डेजिग्नेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जितने भी मैक्स टर्म हमको दिए गए हैं हम लोग उनको लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ये फर्स्ट टर्म हो गया मेरा। अब सेकंड टर्म क्या है, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ये भी मैंने लिखा। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, x बार प्लस वाई प्लस जेड, मैं इसको लिख लेता हूँ। अब आपको मैक्स टर्म में ऑलरेडी मैंने बताया है कि मिन टर्म में जो बार लगता है वो 0 के ऊपर लगता है, और मैक्स टर्म में जो बार लगता है वो 1 के ऊपर लगता है। यानी कि जहां पर भी मैक्स टर्म में बार लगा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो फिलहाल यहाँ तीनों पे बार नहीं लगा है तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये बाइनरी फॉर्म पे हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये होगा 0। सेकंड क्या होगा, तीनों पे बार लगा तो बार किस पे लगता है, 1 पे, तो तीनों 1 हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। अब x पे बार लगा है तो बार का मतलब 1 हो गया, y पे बार नहीं लगा तो 0, z पे बार नहीं लगा है तो 0। ये हमने ये लिखा बाइनरी इक्विवेलेंट। अब हम इसको डेसिमल इक्विवेलेंट अगर लिखते हैं तो ये वैल्यू किसकी है, ये 0 की वैल्यू होगी डेसिमल इक्विवेलेंट पे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, 7 की वैल्यू होती है डेसिमल इक्विवेलेंट। अब अगर हम नेक्स्ट को लिखते हैं तो 100 किसका होता है, 4 का होता है डेसिमल इक्विवेलेंट। अब मैक्स टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, मिन टर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता था, ऐसे मैक्स टर्म को कैपिटल M से, और डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू को सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिख लेंगे, तो M0 हो गया। ऐसे ही सेकंड M7 हो जाएगा, थर्ड क्या होगा, M4 हो जाएगा। अब इसको अगर हमें फाइनली लिखना है तो f हो गया, वेरिएबल कौन होगा, x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये ऐसे लिखेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिखा जाता है पाई, जैसे मिन टर्म में सिग्मा होता था ऐसे मैक्स टर्म में क्या होगा, पाई। अगर मैं अंदर लिखूं लोअर से अपर की तरफ तो फर्स्ट क्या आएगा, M0, फिर क्या आएगा M4 टर्म, फिर आ जाएगा M7।
ठीक है, ऐसे अगर हमको m को हम लोग स्किप कर सकते हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल, हमने लगाया पाई, ये आ जाएगा 0,4,7। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ऐसे एक और मैक्स टर्म है, इसको हमें फिर से शॉर्ट एंड डेजिग्नेशन में या कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी जितने टर्म दिए गए हैं मैं आराम से इनको नीचे लिख लेता हूँ, ए बी सी बार प्लस डी बार। फर्स्ट टर्म हमने लिख लिया। टर्म यहाँ से नीचे लिखते टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने ए बार प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी ये लिख दिया सेकेंड टर्म। थर्ड और लास्ट टर्म हमारे पास में है ए बार बी बार सी बार, सॉरी यहाँ प्लस है, और लास्ट में क्या होगा प्लस, ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम है, तो ये इसको हम यूं समझ सकते हैं कि हमारा ये है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी, ये है। तो इसी को हम यहाँ पे सी बार प्लस डी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको बाइनरी इक्विवेलेंट पे बदलें तो ए की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी क्योंकि बार लगता है 1 के ऊपर। बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बार लगा है, डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 क्योंकि बार लगा है। तो ये फर्स्ट बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू हो गई। सेकंड का ए में बार है तो 1 हो जाएगा, बी में बार है तो 1 हो जाएगा, सी में बार नहीं है तो 0, डी में भी बार नहीं है तो 0, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। फिर थर्ड और लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट 3 में बार लगा है तो यानी कि फर्स्ट 3 वेरिएबल ए बी सी की वैल्यू 1 हो जाएगी और डी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू। अब हम इसको डेसिमल इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट करेंगे तो 11 किसका होता है, 3 का होता है डेसिमल वैल्यू। 1100 होता है हमारा 12 का डेसिमल वैल्यू। ऐसे 1110 जो होता है वो होता है 14 का डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अब मैक्स टर्म को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल वैल्यू नीचे सबस्क्रिप्ट में, ऐसे ही एम 12 हो जाएगा, फिर एम 14 हो जाएगा। तो ये हमने लिखा। अब फाइनल हमें आंसर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एफ वेरिएबल कौन कौन से मेरे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये मैंने चारों वेरिएबल लिख लिए। पाई हमने यहाँ लगाया और इसके बाद इस जगह पे क्या हो जाएगा, लोअर से अपर की तरफ हम लिखेंगे M3 कॉमा M12 कॉमा M14, ये हमने लिखा। फिर F A कॉमा B कॉमा C कॉमा D इक्वल हमने लिख दिया पाई 3 कॉमा 12 कॉमा 14। तो ये हो गया हमारा आंसर और ये कार्डिनल फॉर्म पे एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चन हमें हमारे पास हैं या जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करे उनको बार बार मैं प्रैक्टिस करूंगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। स्टार्टिंग में जब आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, पॉज करने के बाद आप अपने पास में खुद से क्वेश्चन लगाइए और लगाने के बाद में फिर आप मेरे वीडियो को प्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर हमारे दिए गए आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसे 2 4 5 बार करने पे आपको क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग नॉन कैनोनिकल एसओपी इनटू कैनोनिकल एसओपी। अब देखिए मैंने क्या बताया था भाई, थोड़ी देर पहले बताया था, ये एसओपी एक्सप्रेशन तो है, ठीक है। अब एसओपी एक्सप्रेशन दो तरीके की होती है, एक तो होगा कैनोनिकल और एक होगा नॉन कैनोनिकल, यानी कि एसओपी और पीओएस दोनों एक्सप्रेशन दो तरीके की होती है। एक होता है कैनोनिकल और दूसरा होएगा नॉन कैनोनिकल। अब कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि भाई कैनोनिकल में क्या होगा, हर टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन नॉन कैनोनिकल में जरूरी नहीं कि हर टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल हों। जैसे ये क्या है, ये एसओपी इक्वेशन तो है बट क्या है, नॉन कैनोनिकल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म में अगर आप इसको नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे सही से तो आपका ऐसे आएगा ए बार बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस बी बार सी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या है, आपका सी मिस है,
सेकेंड टर्म में क्या आपका ए मिस है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, ये एसओपी एक्सप्रेशन है, लेकिन किस फॉर्म में है, नॉन कैनोनिकल फॉर्म में है। तो हमें इसको कैनोनिकल में कन्वर्ट करना है, यानी कि हर टर्म के साथ मेरा जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो आ जाना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या मिस है, मेरा सी मिस है, तो मैं ए बार बी, अब जो आपका मिसिंग टर्म होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके साथ में सी प्लस सी बार, यानी कि मिसिंग टर्म को हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रिमेनिंग दो लिटरल्स हमारे होते हैं। अब यहाँ पे सी मिस था तो मैं क्या लिखूंगा, सी प्लस सी बार। अब इसका फर्क क्या आएगा, देखिए सी प्लस सी बार क्या होगा, अगर सपोज सी की वैल्यू दो हो सकती है, या तो जीरो होगी या तो क्या होगी, वन होगी, दो ही वैल्यू हो सकती है। अब मैं अगर जीरो होता, सपोज सी की वैल्यू जीरो होता, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो सी प्लस सी बार क्या होगा, सी की वैल्यू जीरो हो गई, प्लस सी बार, तो सी बार मतलब जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन, तो जीरो प्लस वन इक्वल वन होगा। फिर अगर सी की वैल्यू वन होती तो तब क्या होता, तो सी की वैल्यू वन हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस सी के ऊपर क्या लग गया, बार, तो यानी कि वन के ऊपर बार लगे तो क्या होगा, जीरो, तो वन प्लस जीरो होगा तो क्या आएगा, वन आएगा, यानी कि सी की वैल्यू क्या आएगी, वन। अब सी प्लस सी बार आप जब भी कर रहे हो, सी प्लस सी बार, देखिए चाहे सी की वैल्यू जीरो हो चाहे सी की वैल्यू वन हो, तो फाइनल आंसर मेरे को क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, यानी कि सी प्लस सी बार का मतलब क्या हुआ, सी प्लस सी बार का मतलब हो गया वन, इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी बन रही ए बार बी और ब्रैकेट में सी प्लस सी बार इक्वल क्या है, वन, तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बार बी, ये हमारा टर्म है, इंटू वन बराबर क्या हो जाएगा, तो यही तो मिल रहा है, तो इसलिए कोई फर्क तो आया नहीं है। तो ये क्या होगा, इससे हमने इक्वेशन को चेंज नहीं करा है, लेकिन इससे हमारा मिसिंग टर्म क्या होगा, हमें मिल जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ डॉट लगा है तो मिसिंग टर्म के साथ हमें प्लस लगाना है, और अगर यहाँ प्लस होता, मैक्स टर्म होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कई लोग समझ रहे होंगे, क्या हम सी डॉट सी बार नहीं लिख सकते, अगर सी डॉट सी बार आप लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, कैसे, देखिए सी की दो वैल्यू होती है, या तो वन हो सकती है या तो जीरो। अब हम वन के अकॉर्डिंग करते हैं, देखिए सी की वैल्यू अगर मैंने वन एज्यूम करी तो तब क्या होगा, मैं सी डॉट सी बार के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि ये जीरो हो जाएगा, क्यों होगा, देखिए सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वन हो गई, डॉट सी बार क्या हो जाएगा, जीरो, वन इंटू जीरो इक्वल जीरो। अगर सी की वैल्यू जीरो हम मान लें तो सी की जगह पे क्या आएगा, जीरो इंटू, अब सी बार इक्वल क्या होगा, वन, जीरो इंटू वन इक्वल जीरो, यानी कि सी डॉट सी बार क्या होता है, ये जीरो होता है। अब जीरो अगर हमने सी डॉट सी बार करेंगे तो ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो ए बी इंटू जीरो, यानी कि पूरा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर हमारा तो ये खत्म ही हो जाएगा। तो हमें बस ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पे मिन टर्म है वाला एक्सप्रेशन है, डॉट है, तो यहाँ प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस मैक्स टर्म वाला होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट। बस इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन जो होगा इजिली हो जाता है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज हमने मिक्सिंग टर्म सी था हमारा, वो फर्स्ट टर्म में हमने इस तरीके से लिखा। अब सेकंड टर्म हमारा क्या है, ए मिस है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं, ए प्लस ए बार, मिसिंग टर्म हमने ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ए प्लस ए बार हो जाएगा, और सेकंड क्या है हमारा, बी बार और सी, ये होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए बार बी ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बार बी सी फर्स्ट आ जाएगा, प्लस ए बार बी सी बार, तो ये फर्स्ट टर्म के अंदर ये हो गया, प्लस सेकेंड वाला भी ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर के साथ, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी, तो ये हो जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो ऑर्डर से हम लोग लिखें, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले फिर बी फिर सी, तो सब में ऐसे ही कर लेंगे। तो अब इसको फाइनली हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए बार बी सी, फर्स्ट वाला टर्म हमने लिखा, सेकंड क्या है, ए बार बी सी बार हो गया, प्लस थर्ड क्या है, ए बी बार सी, प्लस फोर्थ एंड लास्ट क्या है, ए बार बी बार सी। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल। अब आप देखिए हर टर्म के साथ आपके सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं,
फर्स्ट टर्म देखिए ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं, सेकंड टर्म में भी क्या है ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं, थर्ड टर्म में भी देखिए ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं, फोर्थ में भी क्या है ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैनोनिकल एसओपी हमारा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कैनोनिकल एसओपी का मतलब होता है हर मिन टर्म पार्ट में सारे वेरिएबल अवेलेबल होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं, इसलिए ये क्या होगा, कैनोनिकल एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, देखिए फिर से एक कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन है, इसे हमें कैनोनिकल में कन्वर्ट करना है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो फर्स्ट वाले में क्या मिस है, एक्स वाई जेड, मेरे पास तीन तरीके के वेरिएबल हैं, तो फर्स्ट में क्या है वाई भी मिस है और जेड भी मिस है। तो वाई को मिस करने के, वाई को लिखने के लिए क्या करेंगे, वाई प्लस वाई बार, तो ये वाई की मिसिंग हो गई, और जेड की मिसिंग क्या हो जाएगी, जेड प्लस जेड बार, यानी कि जो भी टर्म मिस है उसको इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो x था मेरे पास, y मिस था, तो मैंने ऐसे लिखा y प्लस वाई बार, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो इससे x 1 जा 1 1 जा 1, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, पूरा x ही रहेगा, तो कोई फर्क तो आया नहीं। ठीक है, सेकेंड वाला टर्म अब मैं यूज कर रहा हूँ इस वाले को, तो यहाँ पे क्या है देखिए x बार y हो गया, z मिसिंग है तो मैं क्या लिख लूँ, z प्लस जेड बार, ये हो गया आपका सेकेंड वाला टर्म। थर्ड में क्या मिस है देखिए, थर्ड में x बार ऑलरेडी है हमारे पास, y मिस है, तो मैं क्या लिखूं, मैंने z बार लगाया, y मिस है तो y प्लस वाई बार, ये हमने ये कर लिया। अब सबको मैं ओपन करता हूं, तो फर्स्ट वाला क्या आएगा देखिए, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार और ब्रैकेट में z प्लस जेड बार। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करता हूँ। हम चाहते तो एक ही बार में सॉल्व हो जाता, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है अभी आप लोग स्टार्टिंग में करेंगे तो थोड़ी गलती होने के चांसेज हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको डबल स्टेप में कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ये एक ही बार में सॉल्व हो सकता था, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, फिर ऐसे करके हम लोग करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाना है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा अगले पे, तो ये एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार, ये ब्रैकेट ओपन होकर इनके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। लास्ट वाला क्या है देखिए, एक्स बार वाई जेड बार, तो यहाँ पे क्या है देखिए, एक्स बार जेड बार वाई भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार और जेड बार, ये थर्ड टर्म हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स, इसका इसके साथ हो रहा है एक्स वाई जेड बार प्लस, अब ये वाला आ जाएगा एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार एंड जेड बार, ये फर्स्ट वाला टर्म हमारा कंप्लीट होगा। सेकेंड टर्म क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट था, तो एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार। अब लास्ट वाला टर्म हम लिख रहे हैं, तो ये होगा एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार, ये होगा। अब हम सारे टर्म लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड फर्स्ट आ गया ये वाला, प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बार, ये भी कंप्लीट हो गया। प्लस हमें देखना ये होता है कि कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि हर टर्म को हमें एक ही बार लिखना हो, जैसे एक्स वाई जेड ऑलरेडी आ चुका है, अब दोबारा जहां भी कहीं एक्स वाई जेड होगा तो हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, थर्ड वाला क्या आएगा, एक्स वाई बार जेड, तो अभी तक ये यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार, ये सारे टर्म हमने लिख लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड तो ऑलरेडी अभी नहीं लिखा गया है, तो फिलहाल हमने लिख दिया। फिर एक्स बार वाई जेड बार, तो देखते हैं एक्स बार वाई जेड बार तो नहीं आया है, तो हमने एक्स बार वाई जेड बार ये लिखा। अब एक्स बार वाई जेड बार देखिए ऑलरेडी यूज हो चुका है यहाँ पे, एक्स बार वाई जेड बार, तो ये वाला क्या होगा, ये मिस हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्यों जरूरत नहीं है,
इसलिए नहीं है, जैसे सपोज अगर आप इमेजिनेशन करो, ये होता हमारा क्या, अगर हम इसकी बात करते हैं इन दो का, ये अगर मान लीजिए दोनों x होते तो x प्लस एक्स इक्वल क्या होता है, x ही तो होता है, यानी कि चाहे जितनी बार उसको लिख लो लास्ट में सिंगल x होगा। तो हम अलग से इसको लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, खाली टाइम वेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा शायद आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, तो ये चीज हो गई, x प्लस एक्स इक्वल होता है x। तो अगर चाहे जितनी बार भी हम x को लिखेंगे प्लस करेंगे तो लास्ट में वही आना है। तो हम ये टर्म क्या होगा, अगर इसको प्लस दोबारा लिखेंगे तो फिर यही आ जाएगा, तो इसलिए सेकंड वाले को क्या कर देंगे हम लोग, स्किप कर देंगे। तो फिर ये लास्ट में बचा x बार, y बार एंड z बार। तो अब ये हमारा फाइनलाइज आंसर हो चुका है। तो अब आप देखिए हर एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं, तो इसलिए अब ये एसओपी कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारा नॉन कैनोनिकल पीओएस को कैनोनिकल पीओएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, वही मिसिंग टर्म जिसमें अवेलेबल है। ठीक है न, तो उसको चेक कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई है, जेड मिस है इसमें, तो x प्लस वाई, तो जेड मिस है तो क्या आ जाएगा, प्लस जेड डॉट जेड बार। यानी कि अगर मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर यहाँ प्लस है तो अंदर क्या हो जाना है, डॉट, अगर यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस। अब इससे कोई फर्क नहीं आना है, क्यों, क्योंकि भाई जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो क्या होगा, वन। अगर जीरो है तो वन। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो जेड डॉट जेड बार जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, और जीरो जोड़ने पे एक्सप्रेशन में कोई फर्क तो आना नहीं है। क्यों नहीं आना है, देखिए जीरो कैसे होगा, तो अगर जेड की वैल्यू जीरो होती तो हम क्या लिखेंगे, जेड डॉट जेड बार, यानी कि जीरो डॉट जेड बार क्या हो जाएगा, वन, जीरो डॉट वन इक्वल जीरो। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, अगर वन होती जेड की वैल्यू तो क्या होता है, जेड की वैल्यू वन डॉट, अब जेड बार यानी कि वन का बार क्या होगा, जीरो, फिर भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो जेड डॉट जेड बार इक्वल होता है जीरो। तो यहाँ अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो हमारी एक्सप्रेशन में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको डॉट लगाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वाला टर्म अगर हम लिखते हैं तो सेकंड टर्म क्या है, एक्स मिस है, तो एक्स डॉट एक्स बार ये हो जाएगा, और फिर प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा इधर का। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, एक्स प्लस वाई मिस है, ठीक है, प्लस वाई डॉट वाई बार ये आ गया इधर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा फर्स्ट। सेकेंड इसी का क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बार ये फर्स्ट वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला टर्म जो है ये मैंने सॉल्व करा, और सॉल्व करने पे हमारा ये आ जाएगा। मैं केवल क्या कर रहा हूँ, अंदर ये टर्म का ब्रैकेट ओपन करने के साथ इन दोनों के साथ में अटैच हो जा रहा है। तो अब इसी को, अब सेकंड टर्म को हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, सेकंड वाले टर्म को। तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि पहले x के साथ हो जाएगा, फिर x बार के साथ, तो x बार प्लस वाई प्लस जेड ये सेकेंड टर्म हमारा कंप्लीट होगा। अब थर्ड टर्म क्या है मेरा, तो थर्ड वाला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक ऑर्डर में लिख दिया हमने। फिर लास्ट वाला क्या है, x प्लस वाई बार प्लस जेड ये हो जाएगा ये वाला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सारे टर्म को मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बार ये आ जाएगा। थर्ड x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा इसको नहीं लिखेंगे, इसको स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, x बार प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें देखना होगा कि कोई टर्म ऐसा तो नहीं जो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, तो ये नहीं लिखा था तो हमने लिख लिया। नेक्स्ट टर्म ये x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, अब लास्ट में एक ही बचा, x प्लस वाई बार प्लस जेड, तो हमने ये टर्म लिख लिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट
हो चुका है। अब आप देखिए हर टर्म में सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं, इसलिए क्या है, कैनोनिकल एक्सप्रेशन हो गया है फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग नॉन कैनोनिकल पीओएस इनटू कैनोनिकल पीओएस। फिर से एक नॉन कैनोनिकल पीओएस है, तो इसको हमें करना है। तो इसमें क्या काम करेंगे, वही सेम चीज, मिसिंग टर्म, यानी कि पहले में क्या है, सी टर्म मिस है, तो ए बार प्लस बी बार, अब सी मिस है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस सी डॉट सी बार, तो ये मिसिंग टर्म हो जाएगा। सबसे अच्छा इसको पहचानने का, के अंदर डॉट लगेगा कि प्लस लगेगा, पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट कर दीजिए, अगर यहाँ डॉट है तो यहाँ प्लस कर दीजिए बस। तो फर्स्ट टर्म हमने बना लिया। सेकंड टर्म क्या है, ए मिस है मेरा, तो मैं पहले बी प्लस सी प्लस ए डॉट ए बार। अब जैसे कई लोग ये सोच रहे होंगे, क्या ए मिस था तो ए हम यहाँ नहीं लिख सकते थे, आप कहीं भी लिख लो, यहाँ लिखो चाहे बीच में लिख लो, फाइनलाइज आंसर वही आना है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस हो गई। तो अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो फर्स्ट वाला क्या बनेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, तो ये फर्स्ट टर्म हमारा पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये टर्म मैंने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड टर्म की बात हम कर रहे हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया, तो हमारा ये रेडी हो गया। सेकंड क्या आएगा मेरा, ए बार प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया, तो हमारा सेकंड टर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ब्रेसेस सारे ओपन करूंगा, तो अब आप देखिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, तीनों वेरिएबल अवेलेबल हैं, तो एसओपी में पीओएस में कन्वर्ट हो गया कैनोनिकल। अब हमने यहाँ पे देखिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार ये लिखा, फिर इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, फिर लास्ट वाला ए बार प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये फाइनल हमारा कैनोनिकल एक्सप्रेशन बन चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारी जगहों पे क्या देखा गया है कि जितने भी कैनोनिकल एक्सप्रेशन होते हैं उसको कार्डिनल फॉर्म में भी कई बार रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहीं पे फिनिश भी हो सकता है। अगर कार्डिनल पे आपको इसको कन्वर्ट करना है तो ऑलरेडी मैंने बताया है कि भाई हर मिन टर्म को बाइनरी में फिर उसको डेसिमल इक्विवेलेंट कन्वर्ट करके आप लोग कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने कार्डिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझाया आपको। तो आप इस टर्म को फिर आगे कोई यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब आपको करना क्या होगा, देखिए इन सारी चीज़ों को लॉजिकल है, इनको करने के लिए मेरे को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जब मैं जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस करूँगा, फिर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि लर्न करने वाला कुछ भी नहीं है। देखिए सारा कुछ यहाँ लॉजिकल है, सारा कुछ प्रैक्टिस करने पे डिपेंड है, आपका कितनी फिनिशिंग आएगी, कितना एक्यूरेसी लेवल होगा, वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी अपनी प्रैक्टिस पे। बार बार वीडियो को देखें, बार बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी ही ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू।